एक तरफ ना मेघालय का मौसिन राम है। मतलब वहां इतनी भयानक बारिश होती है कि पानी मकानों की छतों तक को तोड़ देता है। और लोगों को हमेशा रबर के बूट पहनकर घूमना पड़ता है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजस्थान का जैसलमेर है। वहां के लोग महीनों तक आसमान की तरफ पानी की एक इकलौती बूंद के लिए बस तरसते रहते हैं। सही बात है। और हैरानी की बात ये है कि ये दोनों चरम परिस्थितियां एक ही देश में और वो भी एक ही समय पर घटित हो रही हैं। और असल में यही वो पहेली है जो इस विषय को इतना पेचीदा बना देती है ना। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहे होते। हम्म हम असल में मौसम के एक पूरे महाद्वीप को देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी बड़े रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय क्या है? आज हमारे सामने जो रिसर्च और डेटा मौजूद है उसका विषय है भारत में जलवायु, या अगर अंग्रेजी में कहें तो इंडियन क्लाइमेट डायनामिक्स। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प विषय है ना। और आज का हमारा मकसद स्कूल के भूगोल की किसी उबाऊ किताब को पढ़ना नहीं है। है। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो तो बहुत बोरिंग हो जाता है। हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर ये जो हवाएं हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, ये सब मिलकर कैसे वो विशाल मशीन चलाते हैं जो हमारी थाली के खाने से लेकर हमारे घरों की बनावट तक सब कुछ तय करती है। मतलब हमारी पूरी जिंदगी को आकार देती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ना उस बुनियादी उलझन को सुलझाते हैं जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की बातचीत में आती है, मौसम और जलवायु। हम्म मतलब हम अक्सर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे ये दोनों एक ही चीज हो। जो कि विज्ञान के हिसाब से बहुत बड़ी चूक है। मतलब अगर हम इस अंतर को गहराई से नहीं समझेंगे ना, तो आगे के जो जटिल भौगोलिक तंत्र हैं वो तो बस सिर के ऊपर से निकल जाएंगे। हाँ, वो तो है। तो मौसम यानी वेदर, ये असल में वातावरण की एकदम तुरंत वाली स्थिति है। मतलब अभी क्या हो रहा है वो। बिल्कुल। ये हर दिन बल्कि हर घंटे बदल सकता है। जैसे सुबह एकदम चिलचिलाती धूप हो सकती है और दोपहर होते होते अचानक काले बादल आ जाएं और तेज बारिश शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये जो अचानक बदलाव है, ये सब मौसम है। अच्छा, तो इससे ऐसे समझ सकते हैं कि मौसम किसी क्रिकेट मैच की एक पारी की तरह है ना। हाँ, दिलचस्प है। कैसे? जैसे किसी दिन कोई गेंदबाज 5 विकेट ले सकता है और किसी दिन वो बुरी तरह पिट सकता है। तो ये उसका उस दिन का फॉर्म हुआ, यानी मौसम। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन जो जलवायु है या क्लाइमेट, वो उस खिलाड़ी का पूरे करियर का बैटिंग या बॉलिंग औसत है। वो लंबे समय में कैसा प्रदर्शन करता है, ये उसकी जलवायु है। ये तुलना तो एकदम सटीक बैठती है। अगर वैज्ञानिक भाषा में भी समझें तो जलवायु किसी भी बड़े क्षेत्र का एक दीर्घकालिक मौसमी पैटर्न ही है। मतलब एक लंबा रिकॉर्ड। स्पष्ट करता है कि किसी भी जगह की जलवायु को प्रमाणित करने के लिए कम से कम 30 साल या उससे अधिक के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। पूरे 30 साल। बिल्कुल। मौसम वैज्ञानिक दशकों तक तापमान के उतार चढ़ाव, नमी और हवाओं की दिशा का रिकॉर्ड रखते हैं। तब जाकर वे एक औसत निकालते हैं। इसलिए मौसम चंचल है, लेकिन जलवायु बहुत स्थिर होती है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। मतलब 30 साल ही क्यों? 10 या 20 साल का डेटा क्यों नहीं ले सकते? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में वातावरण में ना बहुत सारे छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे कोई असामान्य घटना? हाँ, जैसे किसी साल अल नीनो की वजह से भयानक सूखा पड़ गया, या किसी साल कोई विशेष चक्रवात आ गया। अच्छा, तो वो तो औसत बिगाड़ देगा। एकदम सही पकड़े। अगर सिर्फ 5 या 10 साल का डेटा लेंगे तो ये अनोखी घटनाएं आपके औसत को बिगाड़ देंगी। 30 साल एक ऐसा गणितीय पैमाना है जो इन छोटी मोटी असामान्यताओं को छान कर बाहर कर देता है। हाँ, और हमें एक स्थिर तस्वीर देता है। मैं समझ गया। और जब हम इस लंबे अवधि के पैटर्न को देखते हैं ना, तो भारत में हमें ऋतुओं का एक बहुत ही प्राचीन चक्र दिखाई देता है। बिल्कुल। हमारे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो बताते हैं कि भारत में 6 प्रमुख ऋतुएं काम करती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। मतलब ये कोई नई खोज तो है नहीं। हाँ, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने इसे बिना किसी सैटेलाइट के हजारों साल पहले ही समझ लिया था। और मजे की बात यह है कि ये चक्र सीधे तौर पर खगोल विज्ञान से जुड़ा है। मतलब अंतरिक्ष के विज्ञान से। हाँ, पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है और इसी झुकाव के साथ वह सूर्य की परिक्रमा करती है। तो साल के अलग अलग समय पर पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ झुका होता है, वहाँ गर्मी होती है, और जो हिस्सा दूर होता है वहाँ सर्दी होती है। बिल्कुल। यही झुकाव और परिक्रमा इन 6 ऋतुओं के निरंतर चक्र को जन्म देती है। ठीक है, अगर जलवायु 30 सालों का एक स्थिर औसत है,
है ना? और ये ऋतुओं का चक्र भी सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा के कारण इतना नियमबद्ध है। तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर सब कुछ इतना ही फिक्स है, इतना तय है, तो भारत के भीतर इतनी विविधता क्यों है? मेरा मतलब है, अगर दो शहर नक्शे पर एक ही अक्षांश या लैटिट्यूड पर स्थित हैं, यानी भूमध्य रेखा से उनकी दूरी बिल्कुल बराबर है, तो सैद्धांतिक रूप से उनका तापमान एक जैसा होना चाहिए, है ना? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन भूगोल केवल सीधी रेखाओं पर काम नहीं करता। अक्षांश केवल एक कारक है। तो और क्या क्या चीजें? आज की जो हमारी रिसर्च है वो स्पष्ट करती है कि किसी भी स्थान की जलवायु को मुख्य रूप से 5 बड़े कारक मिलकर तय करते हैं। 5 कारक? हाँ। पहला है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई या ऑल्टीट्यूड, तीसरा है समुद्र से दूरी, चौथा है हवाओं का पैटर्न, और पांचवा है टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब जमीन की बनावट। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वहाँ की जमीन कैसी है, क्या वहाँ पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं या समतल मैदान है। अच्छा, तो चलिए आपके इस सिद्धांत का ना एक टेस्ट करते हैं। अक्षांश को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं और ऊंचाई वाले कारक पर आते हैं। ठीक है। हमारे पास ऊटी और कोयम्बटूर का डेटा है। अब ये दोनों शहर नक्शे पर लगभग एक ही अक्षांश पर हैं। सूरज की किरणें दोनों पर एक समान कोण से पड़ती हैं। सही बात है। फिर ऐसा क्यों है कि कोयम्बटूर का तापमान 25 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच उबलता रहता है, जबकि उसी समय ऊटी में तापमान 10 से 25 डिग्री के बीच एकदम ठंडा रहता है? इसका जवाब ना हवा की भौतिकी में छिपा है, मतलब फिजिक्स में। वो कैसे? देखिए, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है और हवा का दबाव घटने लगता है। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो हवा फैलने लगती है और पतली हो जाती है। अब गर्मी को सोखने और रोक कर रखने का काम हवा में मौजूद गैस के अणु करते हैं। तो मतलब जो हवा गाढ़ी होगी वो ज्यादा गर्मी सोखेगी? एकदम। कोयम्बटूर मैदानी इलाके में है तो वहां हवा भारी और सघन होती है। गैस के अणु पास पास होते हैं और बहुत सारी गर्मी को सोख लेते हैं। और ऊटी में? ऊटी की ऊंचाई पर हवा के अणु दूर दूर होते हैं। वे सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोक नहीं पाते और वो गर्मी वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। इसलिए ऊटी हमेशा ठंडा रहता है। अरे वाह, ये तो हुई हवा के पतले होने की बात। अब तीसरे कारक पर आते हैं, समुद्र से दूरी। ये मुझे और भी हैरान करने वाला लगता है। इसके भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं। जैसे? मुंबई और नागपुर का उदाहरण लेते हैं। जो भी कभी मुंबई गया है ना, उसे पता है कि वहाँ का मौसम बहुत उबाऊ हद तक एक जैसा रहता है। हाँ, बस पसीना और उमस। डेटा के अनुसार 18 से 32 डिग्री के बीच ही रहता है। लेकिन नागपुर, जो समुद्र से काफी दूर है, वहाँ सर्दियाँ कड़ाके की होती हैं और गर्मियों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? क्या मुंबई के पास कोई जादुई शील्ड है? असल में वो जादुई शील्ड खुद अरब सागर है। समंदर? हाँ। विज्ञान में एक अवधारणा है जिसे विशिष्ट ऊष्मा क्षमता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, अगर हम गैस चूल्हे पर एक बर्तन में पानी रखें और दूसरे में सूखी रेत, तो रेत कुछ ही मिनटों में जलने लगेगी, लेकिन पानी को उबलने में बहुत समय लगेगा। हाँ, ये तो है। और जब गैस बंद करेंगे तो रेत तुरंत ठंडी हो जाएगी, जबकि पानी घंटों तक गर्म रहेगा। अरे, तो मतलब जमीन उस रेत की तरह है और समंदर उस पानी की तरह। एकदम सही। समंदर एक विशाल थर्मल बैटरी या थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। मुंबई सीधे समुद्र के किनारे है, इसलिए वहां समुद्र की हवाएं तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ने या बहुत ज्यादा गिरने नहीं देती। और नागपुर के चारों तरफ सिर्फ जमीन है। जमीन दिन में भयंकर गर्म हो जाती है और रात में तेजी से ठंडी। वहां समंदर का वो संतुलन बनाने वाला प्रभाव पहुंच ही नहीं पाता। ये लॉजिक तो बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर ये समुद्र इतना बड़ा स्टेबलाइजर है, इतना शांत थर्मोस्टैट है, तो फिर हर साल ये थर्मोस्टैट अचानक से पागल क्यों हो जाता है? पागल मतलब? मेरा मतलब मानसून से है। ये समंदर अचानक से अरबों लीटर पानी लेकर हमारे ऊपर कैसे टूट पड़ता है?
हाँ हाँ, यहीं पर कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है, जिसका मतलब होता है ऋतु। अच्छा, मौसम। हाँ, लेकिन ये कोई साधारण ऋतु नहीं है। ये असल में महाद्वीपीय स्तर पर चलने वाला एक विशाल वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर, वो घर साफ करने वाला? हाँ, ये कैसे काम करता है? हाँ, उसी सिद्धांत पर। गर्मियों के समय को याद कीजिए। भारत का पूरा मैदानी और पठारी इलाका सूरज की सीधी किरणों से भट्टी की तरह तपने लगता है। बहुत भयंकर गर्मी होती है। जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उसके संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म हो जाती है, और गर्म हवा हमेशा हल्की होके ऊपर की तरफ उड़ती है, जैसे गर्म हवा का गुब्बारा या हॉट एयर बलून ऊपर जाता है। बिल्कुल। जब पूरे उपमहाद्वीप के ऊपर से गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो नीचे जमीन पर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। वहां एक विशाल खाली जगह या लो प्रेशर जोन बन जाता है। और प्रकृति को तो खालीपन पसंद नहीं है। सही कहा। अब इस खाली जगह को भरने के लिए हिंद महासागर की तरफ से भारी, ठंडी और उच्च दबाव वाली हवाएं भयानक तेजी से जमीन की तरफ दौड़ती हैं। ये एक वैक्यूम इफेक्ट है। अरे वाह! और क्योंकि ये हवाएं इतने बड़े महासागर के ऊपर से दौड़कर आ रही हैं, तो वे जाहिर है अपने साथ लाखों टन पानी की भाप या नमी सोख लेती होंगी। एकदम सही। और जब नमी से लदी ये हवाएं भारत की जमीन से टकराती हैं तो ये भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है और घनघोर बारिश होती है। इसे ही हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं ना? हाँ, तो सोचिए, ये पूरी की पूरी मशीन सिर्फ हवा के दबाव के अंतर पर चल रही है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन सर्दियों में बारिश क्यों नहीं होती? अगर समुद्र है और जमीन है तो मशीन तो चलती रहनी चाहिए। सर्दियों में ना ये पूरी मशीन रिवर्स गियर में चली जाती है। रिवर्स गियर? हाँ, याद है हमने रेत और पानी का उदाहरण लिया था। सर्दियों में जमीन बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है, जबकि समुद्र का पानी अभी भी अपेक्षाकृत गर्म रहता है। अच्छा, तो अब पासा पलट गया। जमीन ठंडी है मतलब हवा भारी है और नीचे बैठ रही है, यानी हाई प्रेशर। और समुद्र गर्म है, वहां की हवा ऊपर उठ रही है, यानी लो प्रेशर। बिल्कुल। इसलिए सर्दियों में हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। ओहो! और क्योंकि ये हवाएं सूखे भूभाग से होकर आती हैं, इनमें कोई नमी नहीं होती। इसीलिए सर्दियों में हमारा मौसम ज्यादातर शुष्क रहता है। अब मुझे ये वैक्यूम क्लीनर वाली मशीन पूरी तरह समझ आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि इस मशीन में भी एक बहुत बड़ी खराबी है। खराबी? कैसी खराबी? और अगर वैक्यूम क्लीनर पूरे देश में हवा खींच रहा है तो बारिश हर जगह बराबर क्यों नहीं होती? पश्चिमी घाट के एक तरफ तो भारी बारिश होती है और उसके ठीक पीछे दक्कन के पठार पर सूखा क्यों पड़ा रहता है? और यहीं पर प्रवेश होता है हमारे पांचवें कारक का, स्थलाकृति या टोपोग्राफी, जो जमीन की बनावट है। हाँ, हवाएं ना सीधे रास्ते पर नहीं चल सकती, उन्हें जमीन की बनावट से होकर गुजरना पड़ता है। पहाड़ बादलों के लिए बाउंसर्स का काम करते हैं। जैसे बाउंसर्स, जैसे किसी क्लब के बाहर खड़े होते हैं। हाँ, जब अरब सागर से नमी लेकर हवाएं आती हैं तो सबसे पहले वे पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं। तो हवाएं पहाड़ों को पार करने की कोशिश करती हैं। हाँ, उन्हें पहाड़ के साथ साथ ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होने लगती है, और ठंडी हवा नमी को पकड़कर नहीं रख सकती, तो वो बारिश कर देती है। बिल्कुल। हवाओं को अपनी सारी नमी पश्चिमी घाट के सामने वाले ढलान पर ही बारिश के रूप में गिरानी पड़ती है। और पहाड़ की दूसरी तरफ? जब तक ये हवाएं पहाड़ की चोटी को पार करके दूसरी तरफ दक्कन के पठार की ओर उतरती हैं, तब तक वे पूरी तरह से सूख चुकी होती हैं। इस घटना को रेन शैडो इफेक्ट या वृष्टि छाया प्रभाव कहते हैं। बाप रे, ये तो बादलों को बंधक बनाने जैसा हो गया। हाँ, कह सकते। और अगर बादलों को बंधक बनाने की बात है तो एपिसोड की शुरुआत में जो हमने मेघालय के मौसिन राम की बात की, उससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बिल्कुल। डेटा कहता है कि वहां औसतन 11,000 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। वहां भूगोल ऐसा क्या खेल कर रहा है? मौसिन राम की टोपोग्राफी ना बिल्कुल एक कीप या फनल की तरह है। फनल, जिसे तेल डालते हैं बोतलों में। हाँ, वैसा ही। वहां के खासी पहाड़ियां 3 तरफ से बंद एक आकार बनाती हैं। जब बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं इस फनल में घुसती हैं तो वे पूरी तरह फंस जाती हैं। मतलब आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं होता सिवाय सीधे ऊपर उठने के। और जैसे ही वो तेजी से ऊपर उठती हैं, वैसे ही वो ठंडी होती हैं
और सारा पानी वहीं एक ही जगह पर निचोड़ देती हैं। बिल्कुल सही। वहां कोई रेन शैडो नहीं है, वहां एक रेन ट्रैप है। हवा फंसी, ठंडी हुई और बादलों का फटना शुरू हो गया। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही जटिल मशीन के अंदर रह रहे हैं। और ये सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, इस मशीन ने ना हमारी पूरी सभ्यता को डिजाइन किया है। वो कैसे? अगर हम अपने खानपान को ही देखें तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चावल खाता है। हाँ, चावल तो मुख्य भोजन है। और चावल एक ऐसी फसल है जिसे उगाने के लिए खेतों में पानी भरा होना चाहिए। बिना मानसून के इस देश में धान की खेती संभव ही नहीं है। ये बात तो है। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी वास्तुकला को देखिए। वास्तुकला मतलब घरों का डिजाइन? हाँ, केरल या कोंकण तट पर जहाँ भारी बारिश होती है, वहाँ पुराने घरों की छतें हमेशा ढलान वाली बनाई जाती हैं। ताकि पानी तेजी से नीचे बह जाए। बिल्कुल, ताकि छत को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन राजस्थान के उन इलाकों में जहां बारिश नहीं होती और भयानक गर्मी पड़ती है, वहां छतें सपाट होती हैं और दीवारें बहुत मोटी मिट्टी की बनाई जाती हैं। मैं समझ गया, ताकि वो मोटी मिट्टी की दीवार बाहर की गर्मी को सोख ले और घर के अंदर का हिस्सा ठंडा रहे। एकदम सही। और हमारे त्योहार भी तो इसी मॉनसून मशीन के इर्द गिर्द घूमते हैं। केरल का ओणम हो या वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए वसंत पंचमी, ये सब असल में जलवायु के साथ हमारे तालमेल का जश्न ही तो है। बहुत खूब कहा। लेकिन एक बात है, जब ये तालमेल टूटता है ना, तब प्रकृति अपना सबसे विनाशकारी रूप दिखाती है। मतलब प्राकृतिक आपदाएं? हाँ, हमारी रिसर्च में चरम मौसमी घटनाओं का भी गहरा विश्लेषण किया गया है, विशेष रूप से चक्रवातों या साइक्लोन का। उफ, चक्रवात तो बहुत भयानक होते हैं। भारत का जो पूर्वी तट है, जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश, वो इन चक्रवातों का सबसे बड़ा शिकार बनता है। हाँ, मैंने खबरों में देखा है। लेकिन रिसर्च में ना एक शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है, रेजिलियंस या लचीलापन। ये लचीलापन क्या है? क्या हम चक्रवातों को रोक सकते हैं? नहीं, हम प्रकृति की इतनी बड़ी ताकतों को रोक नहीं सकते। लचीलापन या रेजिलियंस का मतलब चक्रवात को रोकना नहीं है, बल्कि उसके आने से पहले तैयार रहना और उसके जाने के बाद तेजी से वापस खड़ा होना है। अच्छा, तो इसमें विज्ञान कैसे मदद करता है? विज्ञान अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली के जरिए बहुत मदद करता है। ये कैसे काम करता है? जो हमारे सैटेलाइट्स है ना, वो समुद्र के ऊपर हवा के दबाव में होने वाले एकदम सूक्ष्म बदलावों को पढ़ लेते हैं। हाँ। जब दबाव अचानक से बहुत तेजी से गिरने लगता है, तो कंप्यूटर मॉडल बता देते हैं कि तूफान बन रहा है। और वो किस दिशा में जाएगा, ये भी? बिल्कुल। इससे हमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने के लिए 2 या 3 दिन का कीमती समय मिल जाता है। पहले जहां इन तूफानों में हजारों जानें जाती थीं, आज वो संख्या बहुत कम हो गई है। अच्छा। ये लचीलापन है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है जो इस पूरी प्रणाली पर भारी पड़ रही है, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। हाँ, ये सबसे गंभीर विषय है। जो वैक्यूम क्लीनर वाली मशीन आपने समझाई थी, ऐसा लग रहा है कि उसमें किसी ने एक्स्ट्रा वोल्टेज डाल दिया है। ये बहुत सटीक तुलना की आपने। मानवीय गतिविधियों ने, जैसे फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ने ना वातावरण में कंबल बना दिया है। एक कार्बन का कंबल? हाँ, जो सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और क्योंकि पृथ्वी गर्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि जमीन पर वो जो लो प्रेशर वाला वैक्यूम था, वो और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। बिल्कुल। और साथ ही समुद्र का पानी गर्म होने से वाष्पीकरण बढ़ रहा है, यानी हवा में पहले से कहीं ज्यादा नमी आ रही है। तो मतलब ज्यादा ताकतवर वैक्यूम और बहुत ज्यादा नमी। हाँ, और इसका नतीजा ये है कि बारिश अब समान रूप से नहीं होती। या तो लंबे समय तक सूखा पड़ता है, या फिर कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो जाती है कि शहर डूब जाते हैं। मतलब मशीन का संतुलन बिगड़ चुका है पूरी तरह से। तो इसका समाधान क्या है? रिसर्च में 2 भारी भरकम शब्दों का जिक्र है, न्यूनीकरण मतलब मिटिगेशन और सततता मतलब सस्टेनेबिलिटी। ये असल में कैसे काम करते हैं? न्यूनीकरण का मतलब है बीमारी के मूल कारण का इलाज करना, यानी वातावरण में जो कार्बन का कंबल बन रहा है उसे कम करना। तो हम कोयले की जगह सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें? एकदम सही, ताकि मशीन और ज्यादा गर्म ना हो। ये एक वैश्विक प्रयास है जो पूरी दुनिया को करना है। और सततता का क्या मतलब हुआ? सततता का मतलब है बदली हुई परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना। कैसे? हम जानते हैं कि अब मौसम चरम होने वाला है, तो हम शहरों को ऐसा डिजाइन करें कि भारी बारिश में पानी जमीन के अंदर जा सके, न कि सिर्फ सड़कों पर भर जाए। और खेती में? हम खेती में ऐसे बीजों का उपयोग करें जो कम पानी में भी जिंदा रह सकें,
हमें प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके नए नियमों के साथ जीना सीखना होगा। ये एक बहुत ही स्पष्ट और ज़रूरी संदेश है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमने समझा कि मौसम क्रिकेट के एक मैच जैसा है ना? हाँ, और जलवायु एक खिलाड़ी का 30 साल का करियर औसत है। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, हवाएं और स्थलाकृति मिलकर एक जगह का तापमान तय करते हैं। और हमने ये भी जाना कि कैसे जमीन के गर्म होने से एक विशाल वैक्यूम बनता है जो समुद्र से नमी खींचकर मानसून को जन्म देता है। और कैसे पहाड़ इन बादलों को रोककर बारिश करवाते हैं। सच में ये हवाओं, दबाव और तापमान का एक बहुत ही सुंदर और जटिल नृत्य है। बिल्कुल। अब हमेशा की तरह हम एक पहेली के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे। हमारे रिसर्च डेटा ने अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा किया है। वो क्या है? चेन्नई, जो समुद्र के तट पर स्थित है, वहां साल भर मौसम गर्म और भयानक उमस भरा क्यों रहता है, जबकि लेह, जो हिमालय में बसा है, हमेशा बर्फ की सफेद चादर ओढ़े जमा देने वाला ठंडा क्यों रहता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए श्रोता आज चर्चा किए गए उन 5 कारकों अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी के सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। चेन्नई जो भूमध्य रेखा के करीब है और तट पर है, और लेह जो अत्यधिक ऊंचाई पे एक ठंडे रेगिस्तान में है। इन दोनों का भौगोलिक अंतर हमारी आज की चर्चा का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल टेस्ट है। बिल्कुल। किसी के लिए भी ये एक सोचने वाला सवाल है। तो अगली बार जब भी लोग अपना फोन मौसम का हाल जानने के लिए चेक करें ना, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उस एक छोटे से तापमान के आंकड़े के पीछे महासागरों की गर्मी, पहाड़ों की ऊंचाई और हजारों सालों से चल रहे हवाओं के वैक्यूम का एक विशाल वैज्ञानिक तंत्र काम कर रहा है। एकदम सही। तो आज के इस ज्ञानावर्धक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गहन चर्चा और सवालों जवाबों का ये सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।